देखा। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी। 21 जुलाई को कोर्ट सुना सकती है फैसला। तो श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग, मस्जिद पक्ष का कार्बन डेटिंग करने का विरोध, और देखिए बहुत जल्द इस पर फैसला भी आ सकता है। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पूरी रखी जा चुकी है, दोनों पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। 21 जुलाई वो तारीख होगी जब कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। बहरहाल देखना होगा कि 21 जुलाई को यह फैसला कोर्ट के द्वारा सुनवाया जाता है या नहीं, या अगली तारीख दी जाती है। लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। एक तरफ जहां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग की गई है, तो दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष का कार्बन डेटिंग कराने का विरोध है। और 21 जुलाई वो तारीख होगी जब कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। तो लगातार ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का ये पूरा मामला, जिसमें लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, दोनों पक्ष के द्वारा अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही थी, और इस दौरान दोनों पक्षों की बहस अब पूरी हो चुकी है और दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं, अपने अपने तर्क रखे गए हैं। 21 जुलाई वो तारीख होगी जब कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। तो एक तरफ जहां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग है, तो दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष का कार्बन डेटिंग कराने का विरोध है। तो बहस पूरी, अब फैसले का इंतजार है और 21 तारीख जब कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर सर्वेक्षण का ये पूरा मामला, दोनों पक्षों की तरफ से अपना अपना तर्क रख दिया गया है, बहस पूरी हो चुकी है, इंतजार 21 तारीख का है जब कोर्ट हो सकता है फैसला सुना दे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से अपनी दलीलें जिला कोर्ट में रखी जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित किया था कि पूरे मामले की समयक सुनवाई की जाए, दोनों पक्षों को प्रॉपर मौका दिया जाए और दोनों पक्ष जो भी उनके पास साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत करें। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। फिलहाल ये जो मामला है जिसमें जिला कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, वो मामला श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन और प्रॉपर याचना को लेकर है। हालांकि इस मामले में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख चुके हैं। जहां तक हिंदू पक्ष का सवाल है, जो कि मंदिर पक्ष की तरफ से है, उन्होंने जो अपने बातें और साक्ष्य रखे हैं उसमें इस चीज की भी अनुमति मांगी गई है कि पूरे मामले को लेकर एएसआई का सर्वेक्षण कराया जाए, पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि जो 3 गुंबद बने हैं उसमें से जो बीच वाला गुंबद है, उस गुंबद के नीचे भगवान आदि शंकर का शिवलिंग है और उसकी भी कार्बन डेटिंग कराकर पूरे मामले को कहीं न कहीं उजागर करना चाहिए और जो मंदिर पक्ष है उसको इस पूरे परिसर को दे देना चाहिए। हालांकि कोर्ट में जो सुनवाई हुई है वो श्रृंगार गौरी में प्रॉपर दर्शन पूजन को लेकर है। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी कर चुका है और 21 तारीख वो तारीख हो सकती है जब कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुना दे। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई हैं। जहां तक मस्जिद पक्ष का सवाल है, उनका कहना है कि पूरे मामले में जहां श्रृंगार गौरी को लेकर पहले भी पूजन होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से मंदिर पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं कि पूरे इलाके का सर्वेक्षण कराया जाए और सर्वेक्षण के साथ ही कार्बन डेटिंग कराई जाए, वो इस केस से जुड़ा नहीं है। इस वजह से इस पर मांग नहीं की जानी चाहिए। हालांकि ये सारी दलीलें कोर्ट में जा चुकी हैं। कोर्ट दोनों पक्षों की बातें और साक्ष्य देख चुका है। चूंकि पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से भी और साथ ही साथ जिला कोर्ट की तरफ से कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, उन कमिश्नर्स ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। अब देखना यह है कि जब दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट को फैसला देना है, तो वो क्या फैसला 21 तारीख को या उसके बाद किसी भी डेट को देता है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि 21 तारीख को कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें श्रृंगार गौरी का मामला शामिल है, अपना फैसला सुना सकता है।
जी। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो 21 जुलाई वो तारीख है जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की जिस तरह से लगातार सुनवाई हो रही थी, ये मांग की जा रही थी। और देखिए, इसी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तारीख है जहां पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई और उसके बाद फैसले का इंतजार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईडी ने आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह को फिर भेजा है नोटिस। निहारिका सिंह को 1 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ईडी ने पहले 11 जुलाई को निहारिका सिंह को बुलाया था। अनी बुलियन ठगी मामले में आईएफएस अधिकारी को नोटिस भेजा गया है। इंडोनेशिया के बाली में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तैनात है निहारिका सिंह। निहारिका सिंह अनी बुलियन कंपनी के संचालक अजीत कुमार गुप्ता की पत्नी है। निहारिका सिंह के खाते में भी ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी। अनी बुलियन कंपनी के कई कार्यक्रमों में भी शामिल होने का आरोप है। 2019 में अनी बुलियन के संचालकों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। निवेशकों ने लखनऊ, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में दर्ज कराए थे अजीत कुमार गुप्ता पर केस। तो निहारिका सिंह पर एक बार फिर से ईडी का शिकंजा। और देखिए, आईएफएस निहारिका सिंह को नोटिस भेजा गया है ईडी के द्वारा। और अधिक जानकारी के साथ एसके लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, निहारिका सिंह पर ईडी का शिकंजा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, नोटिस भेजा गया है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो अनी बुलियन मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार अपना शिकंजा कस रहा है। चूंकि अनी बुलियन कंपनी के संचालक अजीत कुमार गुप्ता को लेकर लगातार कहीं न कहीं ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के जो कि इन कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जो इन संचालकों से जुड़े हुए हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, उनकी संपत्तियों की जांच हुई थी, साथ ही साथ उनके वित्तीय लेन देन की भी जांच हुई थी। पूरे मामले को लेकर 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि अजीत कुमार गुप्ता, जिनकी पत्नी है आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह, उनको पूछताछ के लिए 2 बार पहले भी ईडी तलब कर चुकी है, लेकिन दोनों बार वो ईडी की पूछताछ में नहीं पहुंची। इसके पहले 11 जुलाई को उनको बुलाया गया था और कहा गया था कि वो अपना पक्ष रखें, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो अनी बुलियन की अलग अलग कंपनियां हैं, उन कंपनियों में निवेशकों ने जो पैसे निवेश किए थे, उनका ट्रांसफर निहारिका सिंह के खाते में हुआ था, जिसके साक्ष्य ईडी के पास मौजूद है। हालांकि ईडी पूरे मामले को लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि निहारिका सिंह की इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका है, वो पूछताछ के बाद क्लियर होगी। यही एक वजह है कि उनको 1 अगस्त को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि अगर हम बात करें निहारिका सिंह की, तो वो इंडोनेशिया के बाली में वाणिज्यिक दूतावास में तैनात हैं, चूंकि वो आईएफएस अधिकारी हैं। और इस पूरे मामले में अनी बुलियन कंपनी की तरफ से बहुत सारे आयोजन भी निवेशकों से निवेश कराते समय किए गए थे। उन आयोजनों में भी निहारिका सिंह शामिल हुई थी, जिसके सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब निहारिका सिंह से पूछताछ होगी तो सवालों की पूरी फहरिस्त है जो कि उनसे पूछे जाने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके खाते में बड़े पैमाने पर पैसे का ट्रांजैक्शन कंपनियों के खाते से हुआ है, जिसको लेकर अनी बुलियन पर जो जांच। इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे सपा नेता आजम खां की, जहां वाई श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है। आजम खां की सुरक्षा हटाने का फैसला जेल में रहने के दौरान हुआ। राज्य सुरक्षा समिति की तरफ से 3 अन्य नेताओं की सुरक्षा में भी कटौती की गई, जिसमें बीजेपी नेता अपर्णा यादव की सुरक्षा से एस्कॉर्ट हटाकर अपर्णा यादव की सुरक्षा में 3 गणन और 5 सुरक्षा कर्मी रहेंगे। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव। तो वहीं बीएसपी के पूर्व एमएलए मुकुल उपाध्याय की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई है। वर्तमान में बीजेपी में है पूर्व विधायक मुकुल उपाध्याय। बीजेपी और पूर्व राज्यसभा सदस्य बलबीर पुंज की भी वाई श्रेणी सुरक्षा हटा दी गई है। 18 जुलाई को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में कई और नेताओं की सुरक्षा में कटौती हो सकती है।
अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी पर आज जाएगा फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। गैंगस्टर मामले में 15 जुलाई को आएगा यह फैसला। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में यह फैसला सुनाया जाएगा। 2009 में कपिल देव सिंह की हुई थी हत्या, तो मुख्तार अंसारी पर आज ये फैसला आएगा। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में यह फैसला सुनाया जाएगा। 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी और इसी को लेकर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। एमपी एमएलए कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाएगा। तो लगातार मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, एक के बाद एक। तो हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में यह फैसला सुनाया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ गाजीपुर संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, आज मुख्तार अंसारी पर जिस तरह से हत्या और हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला था, आज उस पर फैसला आना है, क्या कुछ रहने वाला है कोर्ट में इस दौरान? बिल्कुल बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी गैंगस्टर चार्ज बना था। जो पूरा मामला करंदा थाना क्षेत्र के हैं, जो कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी, फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था 2009 में, और गैंग चार्ट बना था जिसकी अगवा है क्या नाम है, कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। फिर और 17 जुलाई को मीर हसन मामले में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त किया गया था। इसी मामले को लेकर काफी दिनों से एमपी एमएलए कोर्ट में बहस चल रहा था, जो आज भाग्य का फैसला बाहुबली मुख्तार अंसारी पर सुनाया जाएगा। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बांदा जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने का मामला, दोषी तत्कालीन जेलर वीरेंद्र कुमार वर्मा निलंबित हुए हैं। मुख्तार अंसारी का मददगार जेलर वीरेंद्र निलंबित किए गए। वीरेंद्र कुमार वर्मा पर विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। तो ड्यूटी के दौरान स्थिरता और अनियमितताएं पाई गई। मामले को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया। वर्तमान में सुल्तानपुर जेल में तैनात थे वीरेंद्र कुमार वर्मा। अनिल गौतम को सुल्तानपुर जेल का कार्यवाहक अधीक्षक बनाया गया। तो देखिए किस तरह से तमाम जो सुविधाएं थी वो दी जा रही थी और लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया। तो मुख्तार अंसारी के मददगार के तौर पर जेलर सामने आया वीरेंद्र कुमार वर्मा, जिस पर विभागीय जांच भी अब शुरू हो गई है और निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों को लगातार जेल में तमाम सुविधाएं और मददगार के तौर पर सुविधाएं दी जा रही थी। और इसी को लेकर जब विभागीय जांच हुई तो इसमें जेलर वीरेंद्र कुमार वर्मा का नाम सामने आया। किस तरह से तमाम अनियमितताएं और स्थिरता पाई गई इस पूरे मामले में, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई, निलंबन की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही विभागीय जांच भी हो रही है। फिलहाल सुल्तानपुर जेल में तैनात थे वीरेंद्र कुमार वर्मा। अनिल गौतम को सुल्तानपुर जेल का कार्यवाहक अधीक्षक बनाया। तो वीरेंद्र कुमार वर्मा, विभागीय जांच उन पर हो रही है। इसके साथ ही निलंबन की कार्रवाई की गई। तो बांदा जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने का ये पूरा मामला था। किस तरह से दोषी तत्कालीन जेलर वीरेंद्र कुमार वर्मा तमाम सुविधाएं मुख्तार अंसारी को उपलब्ध करा रहे थे, मददगार थे। और इसी को लेकर जब जांच शुरू हुई और इस दौरान तमाम अनियमितताएं और स्थिरता पाई गई और उसके बाद उन्हें निलंबन की कार्रवाई हुई है। तो मामले को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया और इस पर कार्रवाई की। तो वर्तमान में सुल्तानपुर जेल में तैनात थे वीरेंद्र कुमार वर्मा, जिसके बाद अब उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो बांदा जेल में वीरेंद्र कुमार वर्मा थे उस वक्त तैनात जेलर के तौर पर।
और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार मुख्तार अंसारी को जेल में मददगार के तौर पर वीरेंद्र कुमार वर्मा का नाम सामने आया और अब देखिए एक निलंबन और तमाम जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पर बता दूं कि ये वीरेंद्र कुमार जो बांदा जेल में तैनात थे, उन प्रथम दृष्टि के दौरान स्थिरता और निरंतरता पाई गई थी। डीआईजी जेल को ये जांच सौंपी गई थी, जिसमें डीआईजी जेल प्रयागराज के जांच के आधार पर प्रशासन ने कल देर रात जेलर वीरेंद्र वर्मा को निलंबित कर दिया है और उसको भी दे दिया गया है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार शिकंजा योगी सरकार की, उस पर कहीं ना चाहे वो अपराधी हो। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर हापुड़ से है, जहां कपड़ा फैक्ट्री में केमिकल से झुलसे मजदूर, तो करीब आधा दर्जन मजदूर केमिकल से झुलस गए हैं। फैक्ट्री में उतारा गया था केमिकल युक्त सामान उतारते समय अचानक मजदूर झुलसे। फैक्ट्री में गलत तरीके से उतारा जा रहा था केमिकल। सभी झुलसे मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फैक्ट्री संचालक ने कार्रवाई न करने का दबाव भी बनाया। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो किस तरह से कपड़ा फैक्ट्री में केमिकल से झुलसे मजदूर, मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता हापुड़ से जुड़ चुके हैं। ताहिर, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ पिलखवा कोतवाली के एचपीडीए चौकी क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ एक कपड़ा फैक्ट्री है। कपड़ा फैक्ट्री में बताया जा रहा है, जो कपड़ा फैक्ट्री का मालिक है उसने बताया कि काजू का छिलका उतरवाया जा रहा था, तो उसकी वजह से ये मजदूर झुलते हैं। हालांकि केमिकल युक्त सामान था जो मजदूरों को बिना बताए उतारा गया था, यानी कि जो मजदूर थे उनकी जान को खतरे में डालकर ये माल उतरवाया गया। अगर ये केमिकल युक्त माल था, केमिकल से इसमें लगा हुआ था, जहरीला केमिकल था, तो जो मजदूर थे उनको सुरक्षा उपकरण देने चाहिए थे। बिना सुरक्षा उपकरण के ही ये माल उतरवाया गया, जिससे मजदूरों के हाथ पैर जो है झुलस गए, जिनको आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। हालांकि फर्स्ट एड देकर उनको छुट्टी जरूर कर दी गई है। हालांकि जो कपड़ा मालिक है वो कहीं ना कहीं मजदूरों पर कैमरे पर ना बोलने व जो है कार्रवाई ना करने का जो है दबाव वो बना रहा है। जी ताहिर, इसके साथ ही क्या कुछ कार्रवाई अभी इस पूरे मामले पर हुई है? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मजदूर झूलते हैं, मजदूरों को कपड़ा फैक्ट्री मालिक अस्पताल में ले गया, भर्ती कराया। हालांकि जो मजदूर हैं वो भी इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जो कपड़ा फैक्ट्री मालिक है वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं वो दबाव में हैं और कार्रवाई जो है न करने का उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जमीन के लालच में भतीजे की निर्मम हत्या कर दी गई। चाचा चाची ने अपने बेटों संग मिलकर यह हत्या की है। तो मृतक युवक अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। तो माँ बाप की कई वर्षों पहले हो चुकी है मौत। ग्रामीणों ने पुलिस को दी हत्या की सूचना। तो घर की तलाशी लेने पर पुलिस को मिली लाश। बक्से में बंद मृत अवस्था में मिला युवक। आरोपी ने चाचा और जो चाची है उसको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। तो थाना कमालगंज क्षेत्र के खेरे नगला का ये पूरा मामला है। तो किस तरह से चाचा चाची ने मिलकर भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। प्रॉपर्टी के लालच के चलते भतीजे को मौत के घाट उतार मिला। पुलिस ने आरोपी चाचा चाची को हिरासत में लिया है। थाना कमालगंज क्षेत्र के खेरे नगला का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो फर्रुखाबाद से ये खबर आपको दे रहा है, जहां जमीन के लालच में भतीजे को उतारा मौत के घाट। भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। चाचा चाची ने अपने बेटों के साथ मिलकर ये हत्या की। तो मां बाप की कई वर्षों पहले मौत हो चुकी थी। तो ग्रामीणों ने पुलिस को इस पूरी हत्या की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर की जांच की, उस दौरान युवक का शव बरामद हुआ। अमित हमारे संवाददाता फर्रुखाबाद से जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरह से देखिए जमीन के लालच में अपने ही परिवार के सदस्य की हत्या कर दी गई है? देखिए, पूरा मामला जो फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के खेरे नगला का ये मामला, यहाँ पर जो है
चाचा और चाची और भतीजे और उनके बेटे ने मिलकर जो है एक 35 वर्षीय अपने ही ताऊ की लड़के की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो है डेड बॉडी को बोरी में बंद करने के उसको पैक कर दिया। तो उसके बाद जो है बोरे में पैक करने के बाद एक बड़े से बक्से में उसको रख दिया। वहीं जब ग्रामीणों की द्वारा सूचना पुलिस को दी गई है, पुलिस ने आनंद फानंद जाके सबको बरामद किया है। वहीं चाचा और चाची को हिरासत में लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी को देने के लिए। चलिए इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।